जिन्वो 3 राइकन वॉल्स को मारने के बाद लेवल 2 पर पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे और वॉल्स निकल आती हैं। जिन्वो उनको देख कर उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है अब मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। और अपनी तलवार पकड़ते हुए भागता हुआ उन वॉल्स की तरफ चला जाता है और उन वॉल्स को काटना शुरू कर देता है, जबकि वो वॉल्स भी आके भागकर उस पर अटैक कर रही होती है। जिन्वो अपनी तलवार को घुमाई जाता है और बहुत सारे वॉल्स को मार देता है। जैसे ही वो एक वॉल्फ को मारता है, उसका लेवल अप हो जाता है। वॉल्स को मारने के साथ साथ उसका लेवल अप होता जा रहा होता है। जिन्वो कहता है अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूँ तो मैं इनके हाथों मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे इनको मारना होगा। मैं एक हंटर हूँ, मैं यहाँ पर नहीं मार सकता। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल को रखेगा। मुझे हमेशा एक कमजोर ई रैंक का हंटर नहीं मानकर रहना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं हर चांस लूंगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अगर ये गेम के रूल्स मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो मैं इस गेम के हर रूल को फॉलो करूंगा। जिन्हों उन सारे वॉल्स को मारने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और चलता हुआ जैसे सामने वाले कमरे में जाता है, वहाँ बाबा साइड पर देखता है तो और भी बहुत सारे वॉल्स होती है। पहले वाले वॉल्स को मारने की वजह से जिन्वो को एक नया टाइटल मिलता है जो कि वॉल स्लेयर होता है। जिन्वो अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उस पर बहुत सारे क्रैक फंस जाती है। जिन्वो कहता है चाहे मैं कितना भी अच्छा वेपन क्यों ना खरीद लूं, बार बार डंजन्स के अंदर आकर इन मॉन्स्टर्स को मारने बाद मेरा वेपन टूट ही जाएगा। साथ ही जिन्वो कहता है मैंने जब अपना पहला वेपन खरीदा था वो मैंने 50,000 वॉन का खरीदा था। उस चाकू की मदद से मेरे बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया, लेकिन बॉस के सामने मेरा वेपन बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और सिर्फ एक ही स्ट्रोक में वो टूट गया। उस दिन मुझे 3 मैजिकल क्रिस्टल मिले थे, लेकिन उन्हें बेचकर मेरे उस चाकू की कीमत भी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने दोबारा कभी वेपन नहीं खरीदा। और साथ ही दिखाते हैं जिन्वो उन सारे के सारे वॉल्स को मार देता है जो कि बाद में आए थे। फिर जिन्वो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसमें 34 वुल्फ टैंक्स होते हैं, जबकि टॉस ट्रैवलर्स को और थोड़ो से एक हार्ट स्टोन भी मिलता है जिसकी मदद से वो वापस जा सकता है डंजन से बाहर। जिन्वो उस हार्ट स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन साथ ही वो कहता है नहीं मुझे वापस नहीं जाना, क्या पता दोबारा मुझे इस तरह के डंजन कभी ना मिले और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग न बना सकूं। आज मेरे पास मौका है, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। अगर मैं इस डंजन से बाहर चला जाता हूँ तो क्या होगा अगर ये डंजन गायब हो गई, इसका मतलब मैं दोबारा इसमें नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे बढ़कर बॉस से फाइट करनी चाहिए या फिर अभी वापस चले जाना चाहिए। यही सारी बातें करते हुए जिन्वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी वॉल्स आते हैं उन सबको मारता जाता है। जैसे ही वो उनको मारता है उसका लेवल अप होता जाता है। जिन्वो कहता है जितनी बार भी लेवल अप होता है इन मॉन्स्टर्स को मारना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे जैसे वो डंजन में अंदर की तरफ जाता है वहाँ पर मंकी मॉन्स्टर्स और बहुत सारे रेजन मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जो एक साथ उस पर अटैक करते हैं। जिन्वो कहता है ये डंजन तो एक गेम की तरह डिजाइन की गई है, सारे मॉन्स्टर्स एक ही पैटर्न के साथ अटैक करती है। वॉल्स नीचे से आते हैं, मंकी ऊपर से आते हैं, जबकि रेजर्स पीछे की तरफ से अटैक करती है। उसी वक्त एक मंकी ऊपर से जंप करता है। जिन्वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए उस मंकी मॉन्स्टर को मार देता है, जबकि एक बड़ा सा रेजन कैर उसकी तरफ पीछे से आता है और वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए उस कैट मॉन्स्टर को भी मार देता है। लेकिन साथ ही एक वोल्फ मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो उसको भी मार देता है। जिन्वो उस वोल्फ के ऊपर लिखे हुए इसके नाम की तरफ देखता है, कहता है इनके ऊपर जो इनका नाम लिखा होता है उसका कलर इनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक चेंज होता है। व्हाइट कलर का मतलब है वीक, ऑरेंज का मतलब है पावरफुल, जबकि रेड का मतलब है बहुत ज्यादा पावरफुल। जिन्वो कहता है पहले जी राइकन वॉल्स को मैंने हराया था, वो सारे ऑरेंज कलर के थे यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब ये व्हाइट कलर वाला आ गया है, इसे हराना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ नीचे जो मॉन्स्टर है जो बॉस है स्ट्रेंजर का, मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं। जिन्वो भी सीढ़ियों के ऊपर ही खड़ा होता है, कहता है मुझे गूज़बम्प्स मिल रहे हैं, जैसे नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है या भी इस वजह से कि मेरी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही वो अपनी स्टैट्स की विंडो को ओपन करता है, कहता है मेरा लेवल 15 भी अटक गया है, अब ये इससे ज्यादा नहीं पा रहा, मुझे लगता है शायद मुझे बॉस से फाइट करनी है। साथ ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है, कहता है मेरी तलवार भी जरा देर नहीं टिकेगी अगर मैं इसी तरह छोटे मॉन्स्टर से फाइट करता रहा। फिर वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ चलना शुरू करता है जहाँ पर बॉस है। जिन्वो जैसे सीढ़ियां उतर कर नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी होता है और उस पानी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर। वो पानी में बड़ी ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जिन्वो पर अटैक करता है। जिन्वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर की अटैक की वजह से वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और जैसे ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार टूट चुकी होती है। जिन्वो कहता है मुझे तो लगा था कि लेवल अप होने की वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। उसी वक्त सामने उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाती है जो कि एक स्नेक मॉन्स्टर है जिसका नाम ब्लू पॉइजन रासा का है। जिन्वो उसके नाम की तरफ देखता है, कहता है इसका नाम अभी भी ऑरेंज है, यानी कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिन्वो उस बड़े से साउंड के स्केल्स को देखता है, कहता है इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरी तलवार इसकी बॉडी को पियर्स नहीं कर पाएगी और ना ही मेरे पंचेस पर काम करेगी।
मोस आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। जिन्हों डॉज करते हुए उसकी बॉडी पर अपनी तलवार से अटैक करता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा पावर के साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि मैं इसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को दसा सकूं। लेकिन उस शाम की बॉडी पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। वो बड़ा सांप फिर से उसके पास से गुजरता है। जिन्हों फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी पर मारता है, लेकिन क्योंकि उस शाम के स्केल्स बहुत ज्यादा हार्ड है इसलिए जिन्हों की तलवार का उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता। जिन्हों कहता है अगर इसकी बॉडी ने मुझे डायरेक्टली हिट किया तो मैं तो मर जाऊंगा। शाम की बॉडी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी है वो कभी इस तरफ से घूमता है उसके पास से गुजरता है, कभी दूसरी तरफ से। इसकी वजह से जिन्हों की बॉडी के साथ लगता है जिससे जिन्हों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिन्हों जमीन में गिर जाता है और रोते हुए कहता है मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन साथ ही वो फिर से अपनी टूटी हुई तलवार को उठा देता है और कहता है आए मुझे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने माजी से निकल सकूं जिसमें मुझे लोग वीकेस्ट हंटर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सभी ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं वाकई में बहुत ज्यादा वीक था और मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। लेकिन उस दिन डंजन के दौरान जहाँ पर हमारा सामना स्टैचू मॉन्स्टर्स के साथ हुआ था वहाँ पर मेरे सभी के साथ अच्छा पेश आने की कोशिश की ताकि बाकी के हंटर्स जो कि स्ट्रॉन्ग हैं वो मेरी मदद कर सके। लेकिन वक्त आने पर वो सारे मुझे छोड़कर चले गए और आखिर में मुझे धोखा मिला। चाहे मैंने उन सब की जान बचाई थी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये काफी नहीं था। जब उनके सामने उनसे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स निकल आए तो वो लोग मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग गए। और आखिर पर सबसे स्ट्रॉन्ग की जीत होती है और कमजोर पीछे रह जाती है। इसलिए मुझे कमजोर बनी नहीं रहना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं इस डंजन में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया था। साथ ही चिन्हू बार बार उस बड़े सांप पर अटैक किया जा रहा होता है। वो कहता है ये बॉस उन स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। वहाँ पर मुझे जितना ज्यादा डर था जहाँ पर नहीं है। वो अपनी टूटी हुई तलवार से बार बार उसके स्केल्स पर अटैक करता है, लेकिन जब उसकी तलवार के अटैक्स बेफायदा हो जाती है वो स्नेक मॉन्स्टर की गर्दन के सामने तक जाता है। वो कहता है मैंने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स को अपने स्ट्रेंथ में ऐड कर लिया है, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। साथ ही वो उसकी बॉडी को अपने हाथों की मदद से पिचकारा शुरू कर देता है और अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में गिरा देता है। और उस शाम के मोटे स्केल्स भी उसको नहीं बचा पाते। वो उसके स्केल्स को इतना ज्यादा पिचका देता है कि वो बड़ा स्नेक होती मार जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर रिसेप्शन वाली नर्स से पूछता है जिन्हों अभी तक वापस नहीं आया। नर्स उसे कहती है हाँ अभी तक नहीं आया। डॉक्टर उसे कहती है लेकिन वो सुबह के टाइम गया था और इस वक्त शाम हो चुकी है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। नर्स डॉक्टर से कहती है लेकिन वो तो ठीक हो चुका है, हम दो से कल डिस्चार्ज करने वाले हैं। डॉक्टर उनसे कहता है हंटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए हमें उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ही रखना होगा। मैंने सुना है कि हाई क्लास के हंटर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं लेकिन लो क्लास के हंटर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते और वो अपनी जान को ऐसे जोखिम में डालते रहती है। पता नहीं आखिर वो इतना डेंजरस काम करते ही क्यों है। मुझे तो ये सोच कर ही डर लगता है। वास्तव हमारे पास कुछ ऐसे हंटर्स भी आते हैं जिनकी बॉडीज पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है, वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। पता नहीं डंजन्स के अंदर वो किस तरह का काम करती हैं, क्योंकि आम लोग कभी डंजन्स के अंदर नहीं गए। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हंटर्स आते हैं वो पूरी तरह ब्लड में लिपटे होते हैं। हालांकि रोड एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स भी उनकी तरह ज्यादा जख्मी नहीं होते। नर्स डॉक्टर से कहती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन के दौरान भी वो डंजन्स में से जिंदा वापस आ जाती है। डॉक्टर नर्स से कहती है ऐसी बात नहीं है, असल में हंटर्स में से जो सबसे ज्यादा वीक हंटर्स भी होती है वो भी आम इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ऐसा कहना गलत नहीं कि वो खुद भी मॉन्स्टर्स है। दूसरी तरफ डंजन के अंदर उस बड़े से सांप को मारने के बाद जिन्हों को बताया जाता है कि उसने 3 बार लेवल अप किया है। जिन मुझे देखकर हंसना शुरू कर देता है और उस सांप को मारकर उसके पास ही बैठा होता है। कहता है मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। बड़े सांप को मारने बाद उसे इन्वेंट्री में 2 चीजें मिलती है। एक उसे डैगर मिलता है जिसकी स्पेशल पावर जी है कि वो किसी को भी कट करके उसे पैरालाइज कर सकता है, जबकि उसे एक पोशन मिलता है जो कि एक थैली में होता है। उसके अंदर उस सांप का वेनम होता है जिसको पीने से वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। जिन्हों कहता है मेरे सारे कपड़े भर चुके हैं, मेरी तलवार टूट चुकी है, मेरी पूरी बॉडी जख्मों से कवर है, लेकिन मुझे एक नया डैगर मिल गया है जो कि मिस्टर किम की उस तलवार से ज्यादा बेहतर है। एक ऐसा डैगर जो कि हड्डी से नहीं बना बल्कि दांत से बना है, वो भी एक सांप के, और इसके अटैक स्टैट्स तो बहुत ही अच्छी है। मैं इसे किसी को भी पैरालाइज कर सकता हूँ या फिर ब्लीड कर दे सकता हूँ। फिर वो अपनी उस थैली की तरफ देखता और कहता है पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन मैं इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता हूँ, कभी इसका इस्तेमाल कर लूंगा। साथ उसके पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने डंजन के बॉस को हरा दिया है, इसलिए ये सारी टेंशन खत्म होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और वो सब कुछ वहाँ से पिक्सेलेट होकर गायब हो जाता है। वो जिन्हों हेल्प जंग स्टेशन पर ही खड़ा होता है। जिन्हों जैसे सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलता है कहता है पता नहीं टाइम क्या हो गया होगा। उसी वक्त बाद बारिश भी हो रही होती है। सामने से एक सोल्जर आता है और जिन्हों से कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए।
क्या तुमने न्यूज के बारे में नहीं सुना? जिन उसके तरफ देखता कहता है ये तो एक सोल्जर है। उससे पूछता है क्या हुआ जहाँ पर? सोल्जर उसे कहता है क्या तुमने नहीं सुना? लेकिन साथ ही वो जिन्मो के हाथ में टूटी हुई तलवार देखता है। वो जिन्मो से कहता है क्या तुम एक हंटर हो? जिन्मो से कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ। सोल्जर उसे कहता है सर हंटर प्लीज इस तरफ आइए। बाकी के सारे हंटर्स मॉन्स्टर के साथ इस तरफ फाइट कर रही हैं। वहीं मसारा के इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं। जिन्मो कहता है मुझे लगता है शायद किसी गेट में से मॉन्स्टर निकले होंगे। सोल्जर जिन्मो से कहता है छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया गया है, लेकिन उनका बॉस मॉन्स्टर जो कि टेंजन का बॉस था वो अभी भी बाहर है और कुछ हंटर्स उसे फाइट कर रही हैं। जिन्हो सिर्फ देखता कहता है मेरी सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे महसूस हो रहा है ये इस टेंजन का बॉस है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर जो कि टेंजन का बॉस है वो बाहर होता है और उससे बहुत सारे हंटर्स लड़ रही होती है, जबकि नॉर्मल इंसान भी खड़े वहाँ पर देख रही होती है। सोल्जर्स उससे कह रही होती है पीछे रहिए, फोटोज लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो सारे लोग जो बातें कर रहे होते हैं आखिर इन हंटर्स को कितना टाइम लगेगा इस मॉन्स्टर को मारने में? ये कर क्या रहे हैं? इस मॉन्स्टर को अभी तक मारा क्यों नहीं? वही बार एक हाई रैंक का हंटर होता है जिसका नाम टैंक होता है। दूसरा हंटर हीलर से कहता है हीलर जल्दी से यहाँ पर आओ और टैंक को हील करो। हीलर उसे कहता है हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे खत्म क्यों नहीं कर रहे? दूसरे हंटर्स उसे कहती है हमारे पास ज्यादा मैजिशियंस नहीं है, हम इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जिन्हो भी ना हम लोगों में आकर खड़ा हो जाता है और जैसा कुछ देखने लग जाता है। जिन्हो उन हंटर्स की तरफ देखता कहता है इन हंटर्स के तो होती रैंक बहुत ज्यादा लो है और ई रैंक के है, जबकि एक ही डी रैंक का हंटर है, जबकि डी रैंक वाला भी टैंक है और वो सिर्फ उसको शील्ड कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता। और हीलर्स इनके पास सिर्फ 2 हीलर है। जिन्हो की नजर जैसे दूसरे हीलर पर पाती है तो वहाँ पर मिस जूही होती है। एक लड़की उसे कह रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम एक डी रैंक की हीलर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और हमें हील करो। लेकिन जूही उन स्टैचू मॉन्स्टर्स के हादसे की वजह से अभी भी मेंटली ट्रॉमा में होती है और वो उन सबको हील नहीं कर पा रही होती। और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। एक स्टोन मॉन्स्टर एक डजन में से बाहर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स उससे निमट हुए होते हैं, जिनमें 8 ई रैंक के हंटर्स होते हैं, जबकि एक ही डी रैंक का हंटर होता है। उनके पास 2 हीलर्स होते हैं जिनमें से एक जूही होती है। जिन्हो जूही की तरफ देखता कहता पूरा 1 हफ्ता हो चुका है हमें उस डंजन से बाहर निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर निकली है और ऐसा ही मेरे साथ भी है। लेकिन साथ ही जिन्हो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अपने उस डर को पीछे छोड़ना होगा। जिन्हो अपना स्टैंस लेते हुए कहता है ये वाला बॉस अभी जिस डंजन में जिस बॉस से लड़कर आ रहा हूँ उससे 1 रैंक लोअर है, यानी उससे ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो कम से कम मैं इसके डिफेंसेस को वीक कर सकता हूँ। जिन्हो अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़े को उस बड़े से पत्थर के बॉस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। जिन्हो की तलवार उड़ती हुई इस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है। उसी वक्त उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए हंटर्स का सीन दिखाती है। वो हंटर्स कह रही होती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब लोग यहीं पर मारे जाएंगे अगर कोई हाई रैंक का हंटर ऊपर नहीं आया। जबकि डी रैंक वाला टैंक भी उसको भी ब्लॉक करके खड़ा होता है। जूही उसे पीछे से हील कर रही होती है और उसे कहती है अब तुम क्या करना चाहती हो? हमारा हीलिंग मैजिक भी खत्म होने वाला है। और उसी वक्त जिन्हो की तलवार आकर उसके मुंह पर लगती है, जिससे वो स्टोन मॉन्स्टर टूटना शुरू हो जाता है। वो सारे कहते हैं हमें लगता है कि हमारा अटैक काम कर रहा है, बस हमें थोड़ा सा और जोर लगाना है और ये मॉन्स्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो देखते ही देखते वो पत्थर का मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो सारे हंटर स्विच हो जाते हैं और कहते हैं हमने इसको हरा दिया। डी रैंक वाला हंटर कहता है थोड़ी देर पहले तक इस पर हमारा कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, अभी अचानक इस पर हमारा अटैक काम कैसे कर दे? नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे अटैक से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है अभी इस बार किसी और ने अटैक किया है जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर गिर गया है। उसी वक्त उस मॉन्स्टर के टुकड़ों में उसे उस तलवार का टुकड़ा मिलता है जो कि जिन्हो ने उसकी तरफ फेंकी थी। टैंक कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा स्टोन मॉन्स्टर जिसे 10 हंटर्स मिलकर भी नहीं हरा सके, अचानक एक छोटी सी तलवार ने उसको हरा दिया, वो भी सिर्फ एक ही हिट में। आखिर इस तलवार को यहाँ पर किसने फेंका होगा? वो क्राउड की तरफ देखता है और सोल्जर से पूछता है क्या तुमने देखा इस तलवार के टुकड़े को यहाँ पर किसने फेंका? वो सोल्जर टैंक से कहता है अभी मेरे साथ एक हंटर था, ये टूटी हुई तलवार उसके पास थी, लेकिन जिन्हो वहाँ से जा चुका होता है। सोल्जर टैंक से कहता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक हंटर था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। टैंक सोचता है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, क्या वो एक हाई रैंक का हंटर था जो छुपकर में देख रहा था? जबकि जिन्हो ये सोच रहा होता है मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी सिर्फ एक ही हिट से एक बॉस मॉन्स्टर गिर जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत ज्यादा कमजोर था। वो साथ ही जिन्हो के स्टैट्स वाली विंडो दिखाती है जिसमें उसका लेवल 18 हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 48% पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल के रूम का होता है। जिन्हो अपने हॉस्पिटल के रूम में वापस चला जाता है और वहाँ पर भी वो वर्कआउट कर रहा होता है। और अब उसके पास मसल्स भी है और 6 पैक्स भी है। वो चिन अप्स और पुशअप्स कर रहा होता है। एक नर्स जैसे कमरे में दाखिल होती है, जिन्हो सामने पुशअप्स कर रहा होता है।
वो शर्माते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे कमरे में आ गई। जिन उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट पहनना शुरू करता है, जबकि वो नर्स चुपके से उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है, जब यह पेशेंट यहाँ पर आया था क्या इसकी बॉडी पहले भी ऐसी थी? नर्स जिनमू से कहती है, क्या आज तुम डिस्चार्ज होने वाली हो? जिनमू से कहता है, हाँ मैं आज ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। नर्स शर्माते हुए अपना मोबाइल जिनमू के सामने करती है और उससे कहती है, अगर तुम पुराना मना तो क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हो? जिनू भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो नर्स उसे कहती है, अगर तुम्हें इससे कोई मसला नहीं तो मुझे अपना नंबर दे दो। जिनू मुझे सोच रहा होता है, शायद हॉस्पिटल के कोई टेस्ट रिजल्ट होंगे जो इन्होंने मुझे बाद में सेंड करने होंगे, चलो इसे नंबर दे देता हूँ। और फिर जिनू उसके मोबाइल में मुझे अपना नंबर दे देता है। नेक्स्ट सीन जिनमू के घर का होता है, जहाँ पर उसकी बहन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो जैसे बाहर जाने लगती है, जिनमू भी अपने कमरे से सोता हुआ उठकर बाहर आ जाता है और जिना से कहता है, क्या तुम स्कूल जा रही हो? जिना उसे कहती है, हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ, तो तुम भी उठ गई? जिनमू से कहता है, हाँ मैं तो सुबह से ही उठा हुआ हूँ, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर रहा था। रास्ते में जाते हुए आती हुई कारों का ध्यान रखना, किसी गाड़ी के नीचे मत आ जाना। जिना भी उसकी बॉडी देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रही हो? जिनू उसे कहता है, हाँ मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जिना उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हारा तो साइज भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। मुझे नहीं पता था कि लड़कों का कद 20 साल की उम्र के बाद भी बढ़ता है। जिनवो उसे कहता है, तुम ये किस तरह की अजीब सी बातें कर रही हो, अब बस करो, अब चुपचाप स्कूल जा और साथ में अम्ब्रेला लेती जाना। जिना उसे कहती है, लेकिन आज तो बारिश नहीं होने वाली और वैसे भी अम्ब्रेला बहुत ज्यादा भारी है। जिनवो उसके बैग में रखते हुए उसे कहता है, ये एक फोल्डिंग अम्ब्रेला है, इतना भी भारी नहीं, इसे अपने साथ ही रखो। अम्ब्रेला को उसके बैग में रख देता है और उसे बाय बोलते हुए स्कूल भेज देता है। फिर वो अपनी डेली क्वेस्ट की विंडो की तरफ देखता है। उसकी डेली की क्वेस्ट में सिर्फ 10 किलोमीटर की दौड़ रह जाती है। जिनवो कहता है, इस रनिंग को मैं थोड़ी देर बाद पूरा कर लूंगा। वे जिनवा मेरे मसल्स की तरफ देखता और कहता है, मेरे मसल्स तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही हैं। सिर्फ चंद हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है कि जितना मैं अपने स्टैट्स को बढ़ाता जाता हूँ उसी हिसाब से मेरी बॉडी भी चेंज होती है। फिलहाल मेरे अपनी स्ट्रेंथ का 48% पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के मसल्स चेंज हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने स्ट्रेंथ स्टैट में बहुत ज्यादा पॉइंट्स को ऐड कर दिया। अगर मैं इसी तरह पॉइंट्स को ऐड करता रहा तो कहीं ऐसा न हो कि मैं इस तरह का दिखने लग जाऊँ। जिबू कहता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस करना होगा। मेरे पास अभी भी 12 पॉइंट्स है जिन्हें मैं बाकी के स्टैट्स में भी ऐड कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस और एजिलिटी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, इसके अलावा हेल्थ और रिसेंस भी चाहिए। फिर वो अपने 12 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में बढ़ा देता है, जबकि अपनी एजिलिटी में 8 पॉइंट्स ऐड करता है और अपनी सेल्स में 2 पॉइंट्स ऐड करता है। उसी वक्त जिनू के मोबाइल पर कॉल आती है। जिनू कहता है, क्या जो मेरे गिल की तरफ से है, लेकिन ऐसे में वो कॉल उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से होती है। वो कॉल को एक्सेप्ट करता है। उसका मकान मालिक उसे कहता है, तुम काफी दिनों से मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? जिनू उसे कहता है, मैं डंजी में जख्मी हो गया था, इसलिए 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में था। मकान मालिक उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम अक्सर जख्मी होकर ही आते हो। मुझे ये बताओ कि तुमने इस मंथ का रेंट पे करना है या नहीं, या फिर मैं उसे ड्यू में डाल दूं, तुम नेक्स्ट मंथ दोगे? जिनमू से कहता है, नहीं मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करूंगा कि इसी महीने आपको पैसे ट्रांसफर कर दूं। कॉल कट करने के बाद जिनमू कहता है, अगर मुझे वाकई में डबल वेकनिंग मिली है तो मैं पहले से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करता रहा बहुत ही जल्दी मैं एक टॉप रैंक हंटर बन जाऊंगा, क्योंकि हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं और पैसा कमाते हैं। जितना आपका रैंक हाई होगा उतना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस और पावर होगा और आप उतनी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकेंगे और उनके अंदर जो उतनी ज्यादा पावरफुल मैजिकल कोर निकलेगी जो नॉर्मल से ज्यादा महंगी बिकती है और इससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक हाई रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें एक हाई रैंक की डंजन में दाखिल होना होगा। इसीलिए लो रैंक की डंजन जैसे कि ई रैंक और डी रैंक की डंजन होती है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टॉप रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा कम है लेकिन ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा है। तो हम जैसे ई रैंक के हंटर्स को तो कोई भी गिल्ड अपने गिल्ड में नहीं लेता, और अगर कोई अपने गिल्ड में ले भी लेता है तो उनके पास जॉब नहीं होती हमारे लाइक। लेकिन अब जब कि मुझे डबल वेकनिंग मिल गई है तो क्या दुनिया को मुझे बताना चाहिए कि मैं भी एक ई रैंक का हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया और मैं दूसरी हाई रैंक की डंजन्स में जाना शुरू कर देता हूँ तो बाकी सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास डबल वेकनिंग है। तो लोगों को तो इस तरह की बातें करने की आदत है, वो इस बात तक तंगर बना देगी। हालांकि मैं ऐसा करने से अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, बहुत ही जल्दी फेमस भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ बुरी नजरें मेरे ऊपर हमेशा लगी रहेंगी। लोग मेरे बारे में कहेंगे कि एक ऐसा हंटर है जिससे एक्सपीरियंस मिलता है और उसके पास कुछ गेम वाला सिस्टम है जिससे वो मॉन्स्टर्स को मार कर लेवल अप हो सकता है। मैं ऐसा भी नहीं होने दे सकता, मुझे अपनी डबल वेकनिंग को छुपा कर रखना होगा। जिनवा मोबाइल दिखाता है, कहता है मुझे पहले थोड़े से पैसे कमाने होंगे, क्यों ना मैं पहले जाकर किसी अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लूं। वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और एक अटैक फोर्स में सिलेक्ट हो जाता है। अगले दिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है। एक अटैक फोर्स में टोटल 10 हंटर्स होते हैं, जिनमें से 5 का डी रैंक होना लाजमी है। जिनमें जैसे वहाँ पर पहुंचता है उस अटैक टीम का लीडर जिसका नाम डाउनसुक होता है वो उसे वेलकम कहता है। जिनमू से अपना नाम और अपना रैंक बताता है कि मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। वही बात तो और भी हंटर खड़ी होती है जो कि उसे देखकर हंसना शुरू कर देती है और कहती है, बॉस हमें इसके बारे में बताया, ये तो बहुत ही फेमस हंटर है।
दूसरा उसे कहता है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था इसका? दूसरा उसे कहता है सबसे वीक हंटर, और फिर वह दोनों हंसना शुरू कर देती है। बॉस उनसे कहता है बस भी करो, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारी अटैक फोर्स के नंबर्स पूरे होने चाहिए। बॉस जिनको से कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें बहुत बारी बता दिया था, ये एक सी रैंक की डेंजन है और तुम एक ई रैंक के हंटर हो, इसलिए तुम्हें फाइट नहीं करनी, तुम्हें बस हमारा सामान उठाकर जाना है। हमारे पास अपने बंदे कम है, इसलिए तुम्हें ये फॉर्म फिल करना है। मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख शुआन दूंगा। जिन्हों सब की तरफ देखता और कहता है इनके पास 5 सी रैंक के हंटर्स है, जबकि 4 डी रैंक के हंटर्स है। साथ ही वह रूल के बारे में बताता है कि डंजन में अटैक फोर्स ले जाने का एक रूल है कि हमारे पास 10 लोग होने चाहिए, जिनमें से 5 का बस कम सी रैंक के होने चाहिए। उसी वक्त जिन्हों के पास एक डी रैंक का हंटर आता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर सबसे वीक हैं। वो उसे कहता है मेरा नाम जिन्हो है और मेरी उम्र 22 साल है, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ और मैं यहाँ पर डी रैंक्स में से सबसे कमजोर हंटर हूँ। लेकिन जिन्हो ने अपनी बॉडी पर बहुत ही महंगी इक्विपमेंट्स पहनी होती है। जिन्हो चिते का हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये किसी म्यूशियस का बच्चा है? जिन्हो काउंटर के पेपर पर साइन कर देता है और बॉस से कहता है अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बॉस उसे कहता है तुम्हें बस हमारा सामान उठाना है, इसमें हमारा खाना और बाकी की चीजें हैं, तुम इसे उठा लो। जिन्हो बॉस से कहता है क्या आप लोग अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाएंगे? बॉस से कहता है नहीं, ये मेरी पर्सनल अटैक फोर्स है, इसलिए कोई भी हीलर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। वैसे भी हम लोग हमेशा ऐसे ही जाते हैं, अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाते। जिन्हो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देखता है तो उसमें एक लाइन लिखी होती है कि अगर इस डंजन के अंदर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी अपने बॉस पर नहीं डालूंगा। जिन्हो कहता है इनके पास तो कोई हीलर भी नहीं, इसलिए इस लाइन को मानना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी के हैंडलर्स बॉस से कहते हैं बॉस चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, वैसे भी हम सारे मॉन्स्टर्स को मार देने वाले हैं, इसलिए इन बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं। जिन्हो से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिन्हो उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। फिर जिन्हो उनके बैग्स उठा लेता है। फिर वो सारे लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बॉस उनको बताते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। जिन्हो से कहता है यहाँ पर जो बॉस था जो काम करवा रहा था उसने नौकर और वोन लिए और यहाँ से चला गया, ओवरसीज चला गया। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स वो सारे फंडर्स जो कि इस बिल्डिंग को फंड कर रहे थे वो सारे बहुत ज्यादा मुश्किल में बांट चुके हैं। जिन्हो से कहता है लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? जिन्हो फिर से जिन्हो से कहता है ये दोनों बैग से बहुत ज्यादा भारी होंगे, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जिन्हो से कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें उठा लूंगा। जिन्हो से कहता है क्या तुम हमेशा इसी तरह चुप रहते हो? जिन्हो से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ही बस कुछ ज्यादा बोल रहे हो। जिन्हो हंसते हुए से कहता है क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? असल में लोग मुझे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, हंटर बनना मेरी एक हॉबी है। जिन्हो उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा पकड़ा होता है। वो लोग डंजन के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। बॉस उनसे कहते हैं हम लोग पहुंच गए। वो सारे कहते हैं डंजन का गेट तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बुरा है। बॉस का साथी उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का बताया कि ये एक सी रैंक की डंजन है? बॉस उसे कहता है हाँ मुझे पक्का पता है, गिल्ड वालों ने कंफर्म करके बताया कि ये एक सी रैंक की डंजन है, मैंने बहुत सारे लोगों को जहाँ पर आते और जाते देखा है। जिन्हो डंजन के गेट को देखकर घबरा जाता है। जिन्हो से कहता है क्या तुम डंजन में पहली बार आए हो? जिन्हो से कहता है डंजन के गेट के साइज का बड़ा होना मैटर नहीं करता, गेट वाले उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी पर डिसाइड करते हैं कि इस डंजन को कौन सा रैंक देना है। बी रैंक या उससे ऊपर की रैंक की डंजन्स को सिर्फ बड़े 100 गियर्स वाले ही सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम्हें सही बात बताऊं तो मेरा भी यह पहली बार है, मैं भी सी रैंक के डंजन में पहली बार जा रहा हूँ। बॉसों से कहते हैं चलो ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। ये वो सारे बॉस के पीछे डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए एक अटैक फोर्स को ज्वाइन करता है जिसमें टोटल 10 लोग होते हैं। वो लोग एक सी रैंक की डंजन में जाते हैं। उस अटैक फोर्स के बॉस का नाम डॉन्गसुक होता है। डॉन्गसुक उनसे कहता है चलो ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर वो सारे लोग डंजन के गेट से अंदर चले जाते हैं। जैसे वो डंजन के अंदर जाती है अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। डॉन्गसुक अपने दोस्त से कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मेरे लिए कुछ लाइट चलाओ। उसका दोस्त अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए फायर क्रिएट करता है जिससे डंजन में लाइट हो जाती है। वो सामने देखती है तो बहुत सारी सुरंगें होती है। वो सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। वो लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती है यहाँ पर तो बहुत सारी गुफाएं हैं और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं है? जिन्हो से कहता है क्या कोई ऐसी डंजन भी होती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं होते? जिन्हो से कहता है जरा खामोश रहो, मुझे कोई आवाज आ रही है। जिन्हो साथ ही सोचना शुरू कर देता है, कहता है अगर यहाँ पर अंधेरा है तो इसका मतलब यहाँ के मॉन्स्टर्स को लाइट पसंद नहीं होगी, और ऐसा नहीं है कि इस डंजन में मॉन्स्टर्स नहीं है, ऐसा है कि मॉन्स्टर्स ने अपने आप को भी तक जाहिर नहीं किया। नॉर्मली डंजन्स के अंदर बहुत ज्यादा लाइट्स होती है, लेकिन अगर ऐसे मॉन्स्टर्स हो जिनको अंधेरे से फर्क नहीं पड़ता यानी उनकी आंखें नहीं होती तो ऐसे डंजन्स उन मॉन्स्टर्स के लिए बिल्कुल ठीक है।
साथ ही जिन्हों चिल्लाकर उन सबसे कहता है इस ट्रेंजन के मॉन्स्टर्स इंसेक्ट टाइप है, यानी कि 4 टांगों वाले कीड़े मकोड़े। ये सुनते ही बाकी के सारे हंटर्स भी रेडी हो जाती है। वो सारे कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी चींटी का घोंसला हो, और साथ ही उन्हें बहुत सारी चींटियों के चलने की आवाज आनी शुरू हो जाती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है पता नहीं कौन सी टनल में से वो बाहर निकलेंगी, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आ रही। जिन्हों पे चिल्लाकर उन सबसे कहता है वो सामने से नहीं आ रही बल्कि ऊपर से आ रही है। ऊपर की तरफ भी एक टनल होती है जिसमें से वह सारी चुनिया नीचे की तरफ आ रही होती है। बॉस उन सबसे कहती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करो और उन सबको नीचे लेकर आओ। फिर उन सबको मारती है। ये वो सारे उन चुनियों को मारना शुरू कर देती है। यहाँ पर बाकी सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रही होती है। जिन्हों वही बार बैग पकड़ खड़ा होता है और उन सबको एनालाइज कर रहा होता है। जिनको कहता है इन सारे सी रैंक के हंटर्स का आपस में बहुत ही अच्छा तालमेल है। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से इनको अपने साथ हीला रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके बॉस तो बहुत ही अच्छा है। डोंग सुक इनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है और बाकी के हंटर्स भी उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। वो जिन्हों की तरफ देखता है कहता है जिन्हों हालांकि इसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके इक्विपमेंट्स बहुत ही अच्छे और महंगे हैं। इस वजह से यह भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर पा रहा है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ बस सामान पकड़ खड़ा। उसी वक्त एक चूनी उसकी तरफ भी आती है। जिन्हों उस चूनी को किक मारता है और वो चूनी मर जाती है। डोंग सुक अपने साथियों से कहता है हम लोग इंटरेस्ट को क्लियर करने के बाद वापस चलेंगे, इसलिए जल्दी करो और इस इंटरेस्ट को साफ करो। जितने भी मॉन्स्टर रह गए सबको मार डालो। थोड़ी देर में वो सारी चिड़ियों को मार देते हैं। बॉस उन सबसे कहते हैं जल्दी से सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा करो। फिर अब इन सारे क्रिस्टल्स को 9 9 में बांट देगी। बॉस के साथ ही कहते हैं ये तो हमारा फेवरेट पार्ट है, ये सभी में क्रिस्टल्स बांटे जाएगी। डोंग सुक जिन्हों के पास आता है और उसे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स ऊपर से आने वाले हैं। जिन्हों उसे कहता है मुझे बस ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया। डोंग सुक उसे कहता है तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ही तेज है। बॉस जिन्हों का शुक्रिया अदा करते हो कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इतना भी ज्यादा अच्छा होना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। अच्छा जी डिटेल पर ध्यान देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उसी वक्त बॉस का एक साथियों से कहता है बॉस यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रोम बाद चुंडी के टुकड़े पड़े होते हैं। दोस्त उसे कहता है बॉस ये टुकड़े हमारी वजह से नहीं हुए क्योंकि हम लोग शायद तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे या भी तलवारों का। डोंग सुक भी देख कर बॉस का हैरान हो जाता है। कहता है आखिर ऐसा किसने किया होगा? क्या ये मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे थे या फिर ऐसा हो सकता है इस डंजन में इन मॉन्स्टर से भी ज्यादा कोई ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं, या फिर इस डंजन के बॉस ने ये सब कुछ किया होगा। असल में उन चूड़ियों की ये हालत जिन्हों ने की है क्योंकि वो उनको किक्स मार रहा था जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। जिन्हों से पूछता है तुम्हारी ये शील्ड और ये तुम्हारी तलवार ये बहुत ज्यादा महंगी लगती है। जिन्हों से कहता है असल में ये मेरी पहली रेड है, इसलिए मैंने फादर ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है और मेरी सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया है। लेकिन तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? जिन्हों से कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिन्हों डोंग सुक की तरफ देख रहा होता है और उसे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही होती है। जिन्हों सारे लोग बॉस को मारने के लिए बॉस के रूम की तरफ आगे चल पाते हैं। जिन्हों कहता है इस डंजन का लेआउट बिल्कुल एक मेज की तरह का है, इसलिए हमें ज्यादा फाइट का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं मिल रहा। वैसे मुझे इस सब से क्या लेना देना है? मेरा काम सिर्फ बैगेज को उठाना है। मुझे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। बिना किसी फाइट के मुझे अच्छी खासी रकम मिल रही है, तो मुझे फाइट करने की क्या जरूरत है? लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है मेरा सिस्टर मुझे बार बार एक बात कह रहा है कि चिपकली से सावधान रहना। पता नहीं यहाँ पर चिपकली कौन सी है, या तो वो बॉस मॉन्स्टर चिपकली है या फिर कुछ और। फिर वो लोग चलते हुए बॉस के रूम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत सारी चूड़ी की लाशें पड़ी होती है। डोंग सुक से कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी चूड़ियां मरी पड़ी है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ बॉस ने किया होगा। यहाँ पर कोई ना कोई बॉस तो जरूर होगा, इसीलिए तो डंजन का गेट अभी तक बंद नहीं हुआ। डोंग सुक दूसरे अंदर से कहता है यहाँ पर जरा रोशनी करना। वो अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रोशनी करता है। जैसी रोशनी होती है वो सामने की तरफ देखती है तो बहुत बड़े बड़े जाले लगी होती है जिनमें चूड़ियां लिपटी होती है। इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर एक मकड़ी होती है। उस मकड़ी ने पूरी तरह के अंदर जाले बिछा रखी होती है। डोंग सुक से कहता है हमें लगता है कि हम बॉस के रूम तो बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, इस फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो साथ ही स्टोनों में चले जाती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही डोंग सुक से कहता है हमारे हाथ तो जैकपॉट लगा है। बॉस के रूम में बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं। वो हंटर्स उन माना क्रिस्टल्स को देखकर कहते हैं हालांकि इन माना क्रिस्टल्स की कीमत मैजिक क्रिस्टल से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल्स है, इनको बेचने में काफी ज्यादा अच्छी रकम मिलेगी। डोंग सुक से कहता है मुझे लगता है कि 10 करोड़ वोन तो मिल जाएगी। मॉस का दूसरा दोस्त उसे कहता है अगर तुम इतने ज्यादा पैसे एक ही दिन में कमा लोगी तो मुझे लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाएगा। डोंग सुक के छोटे भाई का नाम डोंग सू है, जो कि इससे हाई रैंक का एक हंटर है और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए अमेरिका चला गया, जहाँ पर जाकर वो डेंजर्स को क्लियर करता है। डोंग सुक सारे माना क्रिस्टल्स को देखकर कहता है
मेरा भाई ने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना क्योंकि उसका रैंक मुझसे हायर है, लेकिन मैं इंतजार माना क्रिस्टल से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगा जिससे मैं अपनी मैन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा और मेरी स्क्वाड बड़ी हो जाएगी। फिर उसे पता चलेगा कि मैं भी किसी काम की चीज हूँ। जिन्हों उसे कहता है मुझे जरा अपना कॉन्टैक्ट पेपर देना, मुझे चेक करना है। जिन्हों उसे अपना कॉन्टैक्ट वाला पेपर देता है। उसे पढ़ने के बाद जिन्हों डांग सुक से कहता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्हों बॉस से कहता है आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि अगर क्रिस्टल्स के अलावा कुछ मिलता है तो आप लोगों से इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी कि इन सारे माना क्रिस्टल्स को जिन्हों के साथ डिवाइड नहीं किया जाएगा। जहाँ पर हो क्या रहा है बॉस, आपने ऐसा क्यों कहा कि इन सारे माना क्रिस्टल को सिर्फ 9 लोगों में तकसीम किया जाएगा, जिन्हों को क्यों नहीं दिया जाएगा? डांगसुक हंसते उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी, हम लोग इसके साथ भी बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि इस दुनिया का बॉस है। डांगसुक जिन्हों से कहता है हमें इस बॉस को मारने से पहले इन सारे माना क्रिस्टल को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने एक बार बॉस को मार दिया तो डंजन का गेट बंद हो जाएगा और हम ये क्रिस्टल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि इस वक्त ये स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि इसने बहुत सारी चूड़ियां खा ली है। हमारे पास काफी टाइम है इन क्रिस्टल को यहाँ से निकालने के लिए। डांगसुक अपने दोस्त से कहता है क्या तुम वो सारे इक्विपमेंट साथ लेकर आए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? उसका दोस्त हंसते हुए कहता है नहीं मुझे याद नहीं रहा, वो बैग तो बाहर ही रह गया। माइनिंग का सारा सामान उसी बैग में था और वो बैग हमारी कार में पड़ा है डंजन के बाहर। डांगसुक उससे कहता है तुम तो बहुत बड़े गधी हो, मैंने तुमसे कहा था कि उस बैग को हमेशा अपने साथ डंजन में लेकर आया करो। वे डांगसुक जिन्हो और जिन्मू से कहता है मुझे माफ कर देना, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा गधा है, इसने वो बैग बाहर ही छोड़ दिया। क्या तुम दोनों यहाँ पर रहकर इस जगह को गार्ड करोगे? हम लोग वो बैग लेकर आती है। जिन्हों बॉस से कहता है क्या तुम लोग सीरियस हो? तुम लोग हमें बॉस के रूम में यहाँ पर छोड़ कर जाना चाहते हो? डांगसुक से कहता है कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है। वो स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा क्यूरियो को खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उठेगा। हम लोग जल्दी से अपना सामान लेकर वापिस आ जाएंगे। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी फर्स्ट रेड है और जिन्हों ने कहा था कि सी रैंक वाली डंजन में ये उसकी पहली रेड है। तुम दोनों को मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ होना होता तो हो चुका होता, क्योंकि हम लोग कितनी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रही है। वो स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक नहीं जगा और मुझे अपने बाकी के हंटर दोस्तों से बात करनी है। बाकी के हंटर्स भी उन दोनों से कहते हैं हमें स्मोक करना है, इसलिए हम बॉस के रूम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग यहीं पर रुको। बॉस अपने बाकी के सारे मेंबर्स को लेकर उस गेट से बाहर निकल जाता है। जिन्मो कहता है ये एक रूल है कि सी रैंक की डंजन में तुम लोग सिर्फ 10 लोगों को लेकर जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 10 लोग नहीं तो तुम लोग सी रैंक की डंजन में एंटर नहीं कर सकते। डांगसुक के पास अपने 8 मेंबर्स है, जबकि मैं और जिन्हो हम दोनों एक्स्ट्रा है। जैसे डांगसुक अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है वो अपने दोस्त से कहता है रूम के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की एंट्रेंस को बंद कर देती है, जिससे जिन्हो और जिन्हो दोनों ही बॉस के साथ कमरे के अंदर बंद हो जाती है। जैसे दरवाजा ब्लॉक होता है जिन्हो कहता है तो अब मुझे समझ आई कि मेरा सिस्टम मुझे बार बार ये क्यों कह रहा था कि चिपरी से सावधान रहना। वो चिपरी कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये हंटर्स थे। कुछ अर्सा पहले जिन्हो एक साथी के साथ डंजन के अंदर गया था, जहाँ पर उस शख्स ने जिन्हो को इस बारे में बताया था। बाज़ दफा ऐसे होता है कि कुछ हंटर्स चिपलियों की तरह के होती है, क्योंकि डंजन्स के अंदर एक्सीडेंट्स होते रहती है। अगर कोई हंटर इन डंजन्स के अंदर मार जाता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स होती है और हम लोगों का काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई भी किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकता। वहां जाकर उन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि मॉन्स्टर्स के हाथों हमारा एक साथी मारा गया। हंटर्स को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें आसानी से फेंका जा सकता है, आगे तुम्हें तुम्हारा हिस्सा न दिया जाए। कुछ बहुत ही लालची हंटर्स ऐसा करती है, अपने कमजोर साथियों को डंजन के अंदर ही मार कर फेंक देती है ताकि उनके हिस्से को हड़प किया जा सके। बिल्कुल एक चिपली की तरह, जैसे उसकी टेल को काट दिया जाए तो फिर से उगाती है। जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जिन्मू से कहता है अब हम लोग क्या करेंगे? उन्होंने तो दरवाजे को बंद कर दिया है। वो लोग को भी माना क्रिस्टल्स के लिए मारना चाहती है, हम दोनों को मारना चाहती है। जिन्मू सोच रहा होता है अब मैं इन लोगों को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं, और अगर मैं उनको रोकने की कोशिश भी करता हूँ और हम दोनों इस रास्ते को खोकर बाहर निकल भी जाती है तो वो लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो कभी भी हमें बाहर नहीं जाने देंगे। जिन्हों आगे बढ़ता है दरवाजे के पास जाकर देखता है और कहता है यहाँ पर तो पत्थरों से रास्ता ब्लॉक हो गया है, लेकिन मैं इन पत्थरों को हटा सकता हूँ। असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो वो स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि ब्लास्ट की वजह से जाग गया है। रूसी वक्त दिखाती है वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। डंजन के बाहर का सीन दिखाती है। डांगसुक अपने साथियों के साथ डंजन से बाहर निकल आता है। उसके साथियों से कहती है हमने सारे रास्ते को याद कर लिया है, हमारे लिए वापस जाकर माना क्रिस्टल को लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक अंदर डांगसुक से कहता है लेकिन हमें तो उन दोनों को वहीं पर मार देना चाहिए था और माना क्रिस्टल लेकर यहाँ पर आ जाती। डांगसुक से कहता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो? अगर हम उन दोनों को वहीं पर मारने की कोशिश करती तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से वह स्पाइडर डीमन जाग जाता और हम लोग वहाँ से माना क्रिस्टल नहीं निकाल पाते।
ई रैंक के हंटर और डी रैंक के हंटर जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो दोनों मिलकर भी उस बॉस को नहीं हरा पाएंगे। और जब वो स्पाइडर टीम उन दोनों को खा जाएगा तो वो वापस नींद में चला जाएगा और उसके बाद हम सब लोग डंजन में वापस जाएंगे और जाकर उन सारे माना क्रिस्टल्स को निकाल लाएंगे। और अगर वो बॉस उन दोनों को खाने के बाद सोता नहीं है तो हम लोग वापस जाएंगे और उस स्पाइडर टीम को मारने के बाद जितने माना क्रिस्टल्स मिलेंगे वो सारे माना क्रिस्टल ले आएंगे। इसके अलावा उस लड़के जिन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने हुए थे, माना क्रिस्टल से ज्यादा महंगे तो उसके इक्विपमेंट्स बिक जाएंगे। हम लोग उसके इक्विपमेंट्स भी साथ ले आएंगे। इसमें हमें तो फायदा ही फायदा है। और साथ ही डांगसुक अपना मालिक आगा कहता है चलो उसके बारे में सर्च करते हैं वो किसका बेटा है। आखिर हम लोग उसके फ्यूनरल पर तो जा ही सकते हैं।